संविधान संविधान में जो बाबा साहब को लिया गया बनाने के लिए, हाँ, तो संविधान बनाने के लिए बाबा साहब को मतलब उनका नाम कैसे आया आगे? धन्यवाद सदस्य साथी रुपेश जी। सबसे पहले मैं समता सिंगल चैनल के संचालकों को धन्यवाद अदा करूंगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है और अपने समाज को संदेश देने के लिए कुछ विशिष्ट मुद्दों पर, विषयों पर समता सिंगल में ही कार्यरत विद्वान और अन्य विद्वानों से यदा कदा इंटरव्यू लेते रहते हैं। तो ये जो आपका प्रश्न है रुपेश जी, संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम कैसे आया जी, इस विषय के संदर्भ में थोड़ी हमें जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी कि ये जो संविधान बनाने की बात है ये कैसे आई। तो हमें इतिहास के पन्नों पर जाना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। 1931 में दूसरे साल भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और तीसरे वर्ष 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें भारत के सभी स्वतंत्रता के क्षेत्र में कार्यरत नेता वहां पहुंचे थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी दलितों के प्रतिनिधित्व करने वाले, पिछड़ों के प्रतिनिधित्व करने वाले एक सशक्त महान नेता के रूप में वहां उपस्थित थे। और उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रुपेश जी 1932 में ब्रिटिश सरकार ने यह तय किया कि अभी हमें भारत को मुक्त करना है, मतलब आजाद करना है। आजाद करना है। और ये इसलिए भी हुआ रुपेश जी कि ये जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, हाँ, उसमें यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है और उसके मित्र देशों की पीछेहाट हो रही थी। हाँ, वो हार रहे थे और उन्हें काफी आर्थिक हानि भी हो रही थी, आर्थिक नुकसान भी हुआ। तो उन्होंने जिस जिस देशों में उनका प्रभुत्व था, हाँ, अधिकार था, सत्ता थी, वहां से उन्होंने अपनी सत्ता को वापस लेने का निर्णय किया था और इसलिए इस दिशा में उन्होंने प्रयास करने शुरू कर दिए थे जी। और उसी का नतीजा था कि उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित की थी। अच्छा, हाँ, इंग्लैंड में। तो 1932 में यह प्रस्ताव पास किया गया कि भारत को आजादी दिलाने के लिए हमने कोई एक कानून बनाना चाहिए। तो उन्होंने 1935 में एक भारतीय अधिनियम बनाया, जिसके तहत जो है भारत सरकार से वो अपनी सत्ता की वापसी करना चाहते थे और भारत को वो मुक्त करना चाहते थे। तो इसी दिशा में हमें यह पता चलता है कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो बनाया गया था, उसके तहत उन्होंने भारत के जितने भी नेता थे उनको ये कह दिया था कि हम भारत को मुक्त करना चाहते हैं, आप अपने देश का संविधान बनाएं। जब संविधान बनाने की बात आई तो भारत के सामने सबसे पहला यह प्रश्न आया कि भारत का संविधान कौन बनाएगा जी। कौन शख्स है जो इस उम्मीद पर खरा उतरता है, कौन है जो इतना विद्वान है जो भारत के संविधान को बना सकता है। और उस समय रुपेश जी, चाइना के लोगों ने यूरोप के मूर्धन्य विद्वानों को कहा था कि चाइना का संविधान बनाएं। हाँ। और यूरोप से 11 लोगों की टीम गई थी चाइना के संविधान को बनाने के लिए। और विश्व में चुनिंदा जो संविधान थे उसको कई अर्थों में अगर हम देखें तो उतने वो परिपक्व नहीं है जी, बराबर। लेकिन बाबा साहब ने खासकर 1920 से 22 तक के जो डिग्रियां हासिल की थी जी, कानून के क्षेत्र में, सबसे बड़ी डिग्री उनकी थी बार एट लॉ, बार एट लॉ, ग्रेज इन लंदन में उन्होंने
ये डिग्री हासिल की थी। और उनकी जो विद्वत्ता थी, 32 डिग्रियां उन्होंने हासिल की थी जी। और उन्होंने ऐसे कई किताबें लिखी जिससे न केवल भारत बल्कि विश्व के नेताओं को एक डायरेक्शन, एक निर्देश वो दे रहे थे। तब भारत में जो 1932 में जो आखिरी तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें नेहरू जी ने और गांधी जी ने ब्रिटिश के जितने सत्ताधारी लोग थे उनको यह कहा कि भारत का संविधान हमें बनाना है, कोई एक व्यक्ति हमें दीजिए। तो उन्होंने कहा तुम आपके ही देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है जो सक्षम है संविधान बनाने के लिए। तो उनके नामों की उन्होंने सिफारिश की और इसके तहत सबसे पहली जो मीटिंग हुई संविधान बनाने के दिशा में, तो वो 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। मतलब देश आजाद होने के पहले ही हाँ, संविधान हाँ, सभा का गठन किया गया। हाँ, और उसमें बाबा साहब को बुलाया गया। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। संविधान सभा का जो गठन किया गया, जिसमें कि कितने लोग थे वो मैं आपको बताना चाहूंगा। उसमें करीब करीब 299 लोग थे, 299। मतलब 300। हाँ, 300 करीब 300 से ज्यादा थे। जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए तब वो संख्या घट करके 299 रह गई। अच्छा। और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और वो पहली बैठक थी संविधान हॉल में और उस संविधान सभा को संबोधित करने वाले थे JB कृपलानी। 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। किसका? संविधान सभा का। संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया और HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया और श्री BN राव जो थे वो कानूनी सलाहकार थे। शुरू में जैसे मैंने आपको कहा कि 299 सदस्य, एक्चुअली शुरू में 389 लोग थे संविधान सभा में, 389। लेकिन जब पाकिस्तान अलग हुआ भारत से तो वो संख्या घटकर 299 रह गई। 13 दिसंबर 1940 को नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया संविधान सभा की बैठक में। उस संविधान सभा की बैठक में जो प्रस्ताव उन्होंने प्रस्तुत किया था नेहरू जी ने, वो 22 जनवरी 1947 को उस उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाया गया। 22 जनवरी 1947। तो 22 जनवरी 1947 को वो जो नेहरू के द्वारा प्रस्तुत जो प्रस्ताव है वो उसकी झलक हमें संविधान के प्रस्तावनामा में मिलती है। अच्छा। हाँ। और 22 जुलाई 1947 में इस संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज जो आज हम देखते तिरंगा जी, वो कौन से तारीख को अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। मतलब देश आजाद होने के लगभग एक महीने पहले राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। अच्छा। और वो राष्ट्रीय ध्वज में भी कौन सा रंग ऊपर होना चाहिए, कौन सा बीच में होना चाहिए और कौन सा नीचे होना चाहिए, उस रंगों का, और तिरंगे के बीच में जो चक्र है जी, उसमें कई लोगों ने महात्मा गांधी के चरखे को स्थान दिलाने की भरपूर प्रयास किया। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा की डिबेट में, जब डिबेट का हम अध्ययन करते हैं तो बाबा साहब ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात से वाकिफ थे। जी, बाबा साहब के द्वारा पेश किए गए राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र, वो अशोक चक्र को शामिल किया और नेहरू ने भी उसका अनुमोदन किया। इस तरह से राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को जो है वो अपनाया गया और भारत देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी प्राप्त हुई। और 29 अगस्त 1947 को ये वो तारीख है रुपए जी, 29 अगस्त 1947, जिसमें संविधान सभा के अंतर्गत एक
प्रारूप समिति, मसौदा समिति तैयार की गई। जी। तो वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बनाया गया। मेरा सवाल सर ये है कि जैसे देश आजाद होने के पहले हाँ, लोगों ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाबा साहब का नाम सुझाया, जैसे कि आपने बताया हाँ, अभी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत सरकार का जो गठन होने वाला था, करेक्ट, तो आजादी से पहले बाबा साहब का नाम सुझाया। क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट के पहले महात्मा गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, और भी कई बड़े नेता थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे, तो उनके ध्यान में नहीं आया या उनके मन में नहीं आया या उनकी सोच में ये नहीं आया कि हमारे देश में हमारे साथ में जो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं ऐसे बाबा साहब आम्बेडकर, इन्हें संविधान बनाने के प्रारूप के लिए, संविधान बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए? करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। उन्हें यह लग रहा था कि संविधान बनाना यह एक बहुत मुश्किल काम है। जी। दूसरा, उस संविधान बनाने की काबिलियत उन्हें ऐसा लग रहा था कि यूरोप के विद्वानों में ही है। अच्छा। ये एक तरह की मिथ्या दृष्टि उनमें थी। उनको ऐसा लग रहा था कि वो यूरोप के ही विद्वान है, बाकी शायद विद्वान नहीं हो किसी अन्य देश में। ये उनकी मिथ्या धारणा थी एक तरह से। लेकिन यूरोप के लोगों को बाबा साहब की काबिलियत का सही सही अंदाजा था। इसलिए बराक ओबामा ने बाबा साहब को कहा सिंबल ऑफ नॉलेज। जी, बिल्कुल सही बात है। तो बाबा साहब की काबिलियत को पहचाना यूरोप ने, अमेरिका ने पहचाना और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहचाना, और कहा कि संविधान बनाने की पूरी जिम्मेदारी जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर दे दीजिए, वो बना देंगे। जी। और उन्होंने ये काम स्वीकार किया और प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पर उसमें जो जितने भी 7 लोग थे, उन 7 में से कुछ लोग अक्सर बीमार रहते थे, कुछ लोग तो बाहरी गए हुए थे अन्य देशों के भ्रमण पर। तो सारा जो भार है संविधान बनाने का वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर आ गया और उन्होंने मुस्तैदी से इस जिम्मेदारी को निभाया। और ये जो 26 नवंबर 1949 को भारत सरकार को सौंपा, और ये जो संविधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे पहले राष्ट्रपति, उन्होंने स्वीकार किया। और ये इसकी 24 जनवरी 1950 की अंतिम बैठक होगी। अच्छा, अंतिम बैठक संविधान सभा की, प्रारूप समिति की, मतलब सभी की एक अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी जी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। इसको बनाने में रुपए जी 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। अच्छा। और इसमें जो खर्च आया वो 6.4 मिलियन जो है वो खर्च आया। और इसमें अब तक 105 जो है संविधान में संशोधन हो चुके हैं, और उस समय से लेकर अभी तक 127 बिल पेश किए गए। जी। तो इस तरह से एक संविधान का जो एक प्रारंभिक जानकारी जिसको मैं कह सकता हूं वो आपको मैंने बताया, और यह भी बताया कि बाबा साहब को ही क्यों इसमें जो है सरकार ने सिलेक्ट किया, उनको ही क्यों ये कार्यभार सौंपा। तो उसके पीछे उनकी काबिलियत थी, विद्वत्ता थी, उनके पास में सबसे बड़ी पदवी थी बार एट लॉ। और उस समय संसार में जितने विद्वान, उसमें से 7 विद्वानों की लिस्ट में उनका नाम था, मूर्धन्य विद्वानों के लिस्ट में उनका नाम था, और उसमें काबिलियत थी, बार एट लॉ थे और काफी उनको अनुभव था, और इस आधार पर उनको ये काम दिया गया।